असर्शन एंड रीजन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाला एक ऐसा क्वेश्चन का टाइप है जो एक बच्चे की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कितनी है उसको जज करता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे यूजीसी नेट में स्टार्टिंग से आया कर रहे हैं, पर एक ही दो क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अगर आप लेटेस्ट पैटर्न के करंट पेपर्स को उठा के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 5 से 6 और कभी कभी 7 क्वेश्चंस भी एक पेपर के अंदर असर्शन एंड रीजन से आ रहे हैं, जो आपके 10 से 12 मार्क्स ले जा रहे हैं। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने की जो टेक्निक है वो सीखो, ताकि आप अपने आंसर की तरफ बहुत ही इजीली जा पाओ। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आपके असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। सो आपके हर बच्चे की अपने हर टॉपिक को लेके समझ जो होती है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो होती है वो अलग अलग होती है, और इस पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन देयर आर सर्टेन टिप्स जिनको यूज करके आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन के आंसर को ला सकते हो, और 10 से 12 क्वेश्चंस अपने जो हैं उनका आंसर आप परफेक्टली ला सकते हो। सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 चीज जो आपको असर्शन एंड रीजन में करनी है वो है रीडिंग योर स्टेटमेंट्स वेरी वेरी केयरफुली। आप सबको पता है कि असर्शन एंड रीजन में 2 आपके स्टेटमेंट मिलते हैं। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको अच्छे से रीड करो, और यहीं पे आपके 70% ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कनेक्शन बैठाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं rather than reading the questions very carefully। तो आपके सामने बेटा जब assertion and reason का क्वेश्चन आता है तो दोनों को ही आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है कि वो एक्चुअल में आपसे कह क्या रहा है। दूसरे स्टेप में आपको चेक फॉर वैलिडिटी करना है। इसका मतलब आपका जो assertion है एंड रीजन है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको ढूंढने की कोशिश करनी है। एंड ये आप तभी ढूंढ पाओगे जब आप उन दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हो, तभी यू विल अंडरस्टैंड कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि आपके सामने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं विच इज असर्शन एंड रीजन। जहां पे आपका पहला स्टेटमेंट है सन राइजेस इन द ईस्ट। तो आप सभी बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है सन राइजेस इन द ईस्ट, हमारे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग को बहुत केयरफुली रीड करना है। मैंने ये रीड कर लिया एंड देन आई विल चेक फॉर वैलिडिटी कि ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू एवरीवन, आपका ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, हम लोग ने ये पढ़ लिया, हम लोग को ट्रू मिल गया। अब हम लोग रीजन की तरफ चलेंगे विदाउट इवन थिंकिंग कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। रीजन आपका कहता है The reason is the sun is a good source of vitamin D। अब मैं ये नहीं देखने की कोशिश करूंगी कि ये assertion से connected है या नहीं, I will check for validity first। तो सन आपका विटामिन डी का गुड सोर्स है या नहीं, आप सब लोग अग्री करेंगे कि भाई मैम ये तो बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे मेरा 60% ऑफ द काम कंप्लीट हो जाता है। मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करके उनकी वैलिडिटी चेक कर ली और मुझे पता चल गया कि दोनों ट्रू हैं। नाउ कम्स योर मेन स्टेप, जहां पे आपका स्टेप नंबर 3 है, जो आपसे कहता है कि आस्क द क्वेश्चन व्हाई। वाई का मतलब कि आपको देखना है कि जो आपका रीजन वाला स्टेटमेंट है वो आपके असर्शन का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तभी आप उसको मानोगे कि आपका जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके ए का। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे लिखा हुआ है हाईलाइटेड में, हाईलाइट किया हुआ है लॉजिकली। आपको देखना है कि दोनों ट्रू तो हैं, चलिए कोई बात नहीं, वो ट्रू है, अच्छी बात है। लेकिन क्या आर वाला स्टेटमेंट आपके ए वाले स्टेटमेंट का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा है? नहीं। वापस से हम लोग चलेंगे, अपने क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारा था, सन राइजेस इन द ईस्ट। चलो भाई ट्रू था, पता चल गया। द सन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये भी पता चल गया। पर ध्यान से अब रीजन को पढ़ो कि आपका जो सन है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। क्या ये एक सही एक्सप्लेनेशन है कि सन आपका ईस्ट एरिया से उग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इससे हम लोग को क्या पता लगता है कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट अ गुड या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सन चाहे आपका ईस्ट से निकलता, वेस्ट से निकलता, कहीं से भी निकलता, वो आपका विटामिन डी का सोर्स है, ये एक करेक्ट, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग को नहीं बता रहा है, क्योंकि ऊपर वाले स्टेटमेंट में डायरेक्शन की बात हो रही है एंड नीचे वाले स्टेटमेंट में बिल्कुल ही सन की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है कि वो आपका विटामिन डी का गुड सोर्स है। तो आई होप आप इस बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू तो बन जाते हैं, पर ये जो रीजन वाला स्टेटमेंट है एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग को पहले स्टेटमेंट का नहीं देता है, तो दोनों ट्रू हो जाएंगे
जाएंगे, लेकिन आर हमारा एक लॉजिकल करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं बनेगा, और इसी के थ्रू हम लोग को मिल जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर, जहां पे इनकरेक्ट ऑप्शंस को हम लोग हटा देते हैं और करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के जरिए या एग्जाम्पल के जरिए समझ में आ गया होगा। तो बेटा 4 ही चीजें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहले है आपका रीडिंग द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, जैसा हम लोग ने किया। उसके बाद आप वैलिडिटी चेक करिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और कहीं पे साइड पे लिख लीजिए। आप सभी को पेपर मिलता है, आप साइड में लिख लीजिए कि मेरा पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, कुछ भी जो है उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद उन दोनों के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन बनाइए, जैसा कि मैंने आपको समझाया, एंड लास्ट में आप अपने आंसर तक पहुंच जाइए। नाउ आपको सबको लग रहा होगा कि ये सन वाला एग्जाम्पल तो मैम करना बहुत इजी होता है, पर हमारे एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी मैम हम लोग करके देखें तभी समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्योंकि ये क्वेश्चन का जो टाइप होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन टाइप के क्वेश्चंस में आपका सबसे पहला स्टेटमेंट होता है असर्शन, दूसरा होता है रीजन, और आपको मिलते हैं 4 ऑप्शंस। इन दिस वीडियो आई हैव ब्रॉट फॉर यू 4 डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपके इन 4 डिफरेंट सिनेरियोज को टेस्टिफाई करेगा। मतलब चारों सिनेरियोज में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाओ इस वीडियो के बाद। तो ये हमारा क्वेश्चंस है। अभी हम लोग ऑप्शंस को हटा के सिर्फ क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। असर्शन को हम लोग पढ़ेंगे और अपने स्टेप्स को हम लोग को याद रखना है। स्कॉलर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कल्चरल स्टडीज मेंटेन दैट culture in cultural studies is neither aesthetic nor humanist in emphasis but political। अब ये जो आपका क्वेश्चन है इंग्लिश लिटरेचर के सभी बच्चों को पता होगा कि ये कल्चरल स्टडीज वाले सेक्शन से आया है, एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछा है यहाँ पे। जिसको भी कल्चरल स्टडी की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, उसको पता है, उसने कल्चरल स्टडीज को पढ़ा है, वही ये क्वेश्चंस कर लेगा, एंड इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजीली बन जाएगा। यहाँ पे आपसे स्टेटमेंट में बोला है कि जो स्कॉलर्स हैं जो कल्चरल स्टडीज को पढ़ते हैं उनकी एनालिसिस में जो कल्चरल स्टडीज का जो कल्चर है वो ना ही एस्थेटिक है ना ही ह्यूमनिस्टिक है, बट कि वो पॉलिटिकल है। तो ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल ट्रू बन जाता है, क्योंकि आप कल्चरल स्टडीज में पढ़ते होंगे कि कल्चरल स्टडीज इज कंप्लीटली आपका इंटैंगल्ड है पॉलिटिकल एंड पावर थ्योरी से। वो देखने की कोशिश करता है कि कैसे आपका जो डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वर्किंग क्लास सेक्शंस के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, उनके कल्चर को किस तरीके से इफेक्ट करता है, एंड उनकी आइडेंटिटी को किस तरीके से शेप करता है। मेरी फुल कल्चरल स्टडीज की सीरीज बनी हुई है इसी चैनल पे, आप जरूर से जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग हो गया ट्रू। अब हम लोग रीजन के पास जाएंगे विदाउट इवन चेकिंग या थिंकिंग कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है। अभी हम लोग सिर्फ वैलिडिटी को चेक करेंगे। रीजन है द इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव इज दैट the object of study in cultural study is high art and the study of the exalted literary canon। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से बेटा आपका फॉल्स बन जाता है। अगेन जिन बच्चों ने कल्चरल स्टडीज को पढ़ा है उनको पता होगा कि कल्चरल स्टडीज में जो मेन पढ़ाई का मुद्दा है वो है हाई कल्चर एंड आपके पॉपुलर कल्चर के बीच के डिफरेंसेस को समझने का। यहाँ पे हाई आर्ट एंड लिटरेरी कैनन से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने वैलिडिटी को चेक कर लिया, एंड आपका पहला सिनेरियो आपके सामने आता है, पहला केस आता है कि आपके दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू होते हैं बेटा तभी आप उन दोनों के बीच में कनेक्शन बैठाते हो, अदरवाइज आपका सीधा सीधा आंसर हो जाता है कि ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। आई होप आपको ये जो फर्स्ट केस है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज बेटा आप सब लोग जितने बच्चे इसको देख रहे हैं रिप्लाई किया करो, किसी के बारे में ना सोचा करो कि नहीं वो कमेंट कर देगा मेरी तरफ से या फिर मैं कमेंट नहीं करूं। प्लीज आप सब बच्चे इंडिविजुअली मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, या फिर ये टेक्निक आपको समझ में आई या नहीं। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स, जो आपका अगेन पूछा है। ये पूरा आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट है, बट हम लोग इसको जूम करके इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। Assertion A, टीचर्स मस्ट encourage स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन। ये आपके पेपर 1 का क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का। दोनों के ही क्वेश्चंस मिक्स मिलेंगे ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। टीचर्स मस्ट encourage स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। टीचर्स को अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछें। तो ये बात आप सभी इससे अग्री करेंगे, एंड ये स्टेटमेंट हम लोग का क्या बन जाता है,
ट्रू बन जाता है। रीजन वाले स्टेटमेंट को देखेंगे, आस्किंग क्वेश्चंस कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड डेवलप पैशन फॉर लर्निंग। भाई आप सभी बच्चे इस बात से अग्री करेंगे कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं एंड आपके क्वेश्चंस का जब आंसर मिलता है तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है एंड उनके अंदर और पढ़ने की जो इच्छा है वो जागती है। आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप का अगर पार्ट है तो आप सबको इस बात से अग्री भी करेंगे कि आई ऑलवेज आस्क यू कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछा करो, जो ना समझ में आए कमेंट करो, चैट में पूछो, लेकिन आप क्वेश्चंस पूछो। आई ऑलवेज मोटिवेट माय स्टूडेंट्स कि आप क्वेश्चंस पूछना हमेशा पूछा करिए, क्योंकि उससे आपकी क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग बढ़ती है। तो ये दोनों जो आपके जो स्टेटमेंट्स है बेटा ट्रू बन जाते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि जिस केस में हम लोग को दोनों स्टेटमेंट ट्रू मिलेंगे वहीं पे हम लोग कनेक्शन बैठाएंगे। और अब बारी आती है हम लोग को आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई। ध्यान से रीजन को देखो कि क्या ये वाला जो रीजन है आपके पहले वाले क्वेश्चन का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। देखो, आस्किंग क्वेश्चंस कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी। अगर आप क्वेश्चंस पूछते हो तो उससे आपकी क्यूरियोसिटी बनती है एंड उससे बच्चे की जो पैशन फॉर लर्निंग है वो बढ़ जाती है। और इसीलिए आपकी टीचर्स क्या करती हैं, इंकरेज करती हैं बच्चों को। तो ये जो स्टेटमेंट है दोनों अपने आप में एक लॉजिकल कनेक्शन बना रहे हैं और इसीलिए आपका आंसर बन जाएगा बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A। तो ये था आपका सेकंड सिनेरियो। आई होप आपको बहुत इजी लगा होगा कि 2-3 स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग कठिन से कठिन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है एंड इजी लग रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे जो हम लोग के सामने है रिसर्च एप्टीट्यूड से। ठीक है, पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। A researcher can draw a definitive conclusion even if there is a little evidence to support it। भाई मेरी एक थ्योरी है कि मैं मानती हूं कि कॉफी पीने से रात को नींद नहीं आती और मैं अच्छे से पढ़ पाती हूं। इस बारे में मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं की, एविडेंस बहुत कम ढूंढा, लोगों पे, अपनी पॉपुलेशन पे बहुत कम रिसर्च की और उसको किए बिना ही मैंने कंक्लूजन दे दिया कि हाँ भाई कॉफी पीने से क्या होता है, नींद नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कॉफी पी के तुरंत वो सो जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स बन जाता है क्योंकि ये आपको कह रहा है कि लिटिल एविडेंस था, उसके पहले ही आपके रिसर्चर ने कंक्लूजन दे दिया, ये बन जाता है फॉल्स। अब हम लोग सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंसेस हेल्प्स अ रिसर्चर इन ड्रॉइंग लॉजिकली करेक्ट इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द आइडिया। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है, जो आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप सही जगह से अपने डेटा के सिग्निफिकेंसेस या फिर एग्जांपल्स उठाओगे, डेटा उठाओगे, तो आपकी जो रिसर्च होगी वो बिल्कुल सही इन्फ्रेंस की होगी एंड आपको लॉजिकली करेक्ट आंसर देगी। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन मेरा फॉल्स है, दूसरा क्वेश्चन मेरा ट्रू है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बैठाने का तो कोई भी हिसाब बनता नहीं है। मुझे डायरेक्ट मेरा आंसर मिल जाता है कि A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट। ये हो गया आपका थर्ड सिनेरियो जो हम लोग ने कर लिया। लास्ट में आपका एक ही बचा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाय फार आपको जितना अच्छा लग रहा होगा कमेंट करके बताते जाइए और लाइक करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो कि है आपका इंग्लिश इन इंडिया वाले सेक्शन से। ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। पेपर 1 में भी ये हायर एजुकेशन के थ्रू आता है। The introduction of English in India was primarily for the benefit and consolidation of British power। भाई ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ट्रू है। अगर आपने इंग्लिश इन इंडिया की पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ट्रेड करने आते हैं, फिर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो इंग्लिश इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी पावर बढ़ जाएगी एंड उनको बहुत मदद मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखेंगे। इंग्लिश केटर टू द सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास एंड अर्बन एलाइट्स इन इंडिया। ठीक है, ये जो आपका स्टेटमेंट है आप इसको ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए कि आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। इंग्लिश की यहाँ पे बात की जा रही है कि जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसने बहुत ज्यादा मदद की है आपकी सोसाइटी एंड आपके इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में। किसकी? मिडिल क्लास पीपल एंड अर्बन इलाइट्स इन इंडिया। इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि जितने भी मिडिल क्लास पीपल हैं दे वांट टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि उनको पता है कि वो इंग्लिश लर्न करेंगे तभी उनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी। तो ये बात पूरी तरीके से सही है। एंड अर्बन इलाइट्स इन इंडिया, जितने भी आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट
वीडियोस देखेंगे उनको आप हिंदी में कभी बात करते हुए नहीं देखेंगे। दे आर फुल फ्लेजेडली वेरी फ्लुएंटली टॉकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज वो उनके लिए इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट्स एंड मार्केट को खोल देता है एंड उनमें वो बहुत ही इजीली पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेटा ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू बन जाता है, जो आपको बताता है कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज बहुत ज्यादा मदद करता है आपके मिडिल क्लास फैमिली की सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने में एंड आपकी अर्बन इलाइट्स इन इंडिया के लिए। दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, लेकिन ध्यान से देख के बताओ कि क्या इन दोनों में आपका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। पहले स्टेटमेंट में बात की जा रही है इंग्लिश इन इंडिया की, जो ब्रिटिशर्स लेके आए इंग्लिश को अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए। यहां पे बताओ कि कोई भी कनेक्शन है आपका ब्रिटिश एम्पायर या फिर ब्रिटिश के पावर से। आपके सेकंड स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात की जा रही है, उसका ब्रिटिशर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने के बाद भी आपके बोथ ए एंड आर करेक्ट बन जाते हैं, लेकिन आर आपका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं बन जाता है। ट्रू होने के बावजूद भी वो उसका एक लॉजिकल कनेक्शन नहीं दे रहा है। और ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप का सिनेरियो। मैंने आपको चारों टाइप के क्वेश्चंस को बताया, समझाया, विद स्टेप्स के साथ हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया और यहाँ पे हो जाता है हमारा वीडियो खत्म। आई होप आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ये लाइक जरूर आपको करके जाना है फटाफट सारे बच्चों को। एंड अगर आपको और भी कुछ पूछना है या फिर फीडबैक देना है तो प्लीज कमेंट करके जाइए, सो दैट आई नो कि इस वीडियो को देखने वाले एक एक बच्चे को असर्शन एंड रीजन समझ में आ गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को बिल्कुल अलग से सिग्रीगेट करके रखा है अपने कोर्स में, कि अगर किसी बच्चे को आज सिर्फ मन हुआ कि मैं असर्शन एंड रीजन की प्रैक्टिस करूं एंड सारे क्वेश्चंस लगा के बार बार देखो। भाई यूजुअली तो एक पेपर में आपको छांटने में बहुत प्रॉब्लम होगी कि असर्शन एंड रीजन की क्वेश्चन कहां है, ऐसे में आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज को ले लेते हैं तो आपको वहां पे हर टाइप के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस अलग मिल जाएंगे, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस अलग मिल जाएंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 अलग मिल जाएंगे एंड असर्शन एंड रीजन के भी क्वेश्चंस बिल्कुल अलग मिल जाएंगे, जो आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इस पे अभी ऑफर भी चल रहा है एंड आपको जरूर से इसको अवेल करके देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। बहुत सारे बच्चों ने इसको लेके अवेल किया है एंड पॉजिटिव फीडबैक दिया है। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा एंड बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन अगर बच जाता है तो कमेंट करना बिल्कुल भी शर्माना नहीं, क्योंकि अभी शर्माओगे तो एग्जाम में मार्क्स चले जाएंगे एंड तब ज्यादा शर्म आएगी। तो इससे बेटर है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप अभी पूछिए। एंड इतनी सी बात समझ लेना कि सिर्फ टिप्स जानने से और ट्रिक्स जानने से आपका काम नहीं बनेगा। जब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको कभी उसका हैंग नहीं आएगा, आप उसको कॉन्फिडेंटली नहीं करा पाओगे। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है असर्शन एंड रीजन के, उसको अभी से ही उठाओ और बार बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आई एम प्रिटी श्योर कि ये वाली टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई है उससे आप सभी अपने करेक्ट आंसर्स को क्लिक करने लगोगे। सो विद दैट आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। कमेंट करना मत भूलना कि ऐसे ही टाइप का नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहोगे और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में फीडबैक जरूर से देना। बाय। Mm-hmm.